हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करेंगे हिंदी नाटक एवं एकांकी जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है DSC का पेपर। उसमें जो एग्जाम के दौरान पूछे जाते हैं, जो गद्यांश दिया जाता है उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो एग्जाम के टाइम पे आप इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे? तो जो पिछले साल का ये पेपर था हिंदी नाटक एवं एकांकी का, तो उसी में से मैं कुछ अंश लेके आई हूँ। हर आपके जो इकाई लगे हुए 5 इकाई, पांचों का एक एक मैं उदाहरण स्वरूप लेके आई हूँ। इसी के आधार पर आप आने वाले एग्जाम के टाइम पे अपना जो गद्यांश है उसका व्याख्या करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे भारत दुर्दशा से। हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान के कृष्णचंद्र ने द्वंद्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूच्यंग नैव दस्यामि विन युद्धेन केशव। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दुहिचिता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए ना मेरा क्या डूब जाता था। हाय अब कोई शरण देने वाला नहीं है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। पहले उत्तर लिखे और आप जो शुरुआती अंश है उसका कुछ पार्ट और जो लास्ट का है इसी प्रकार से लिखना है। अब हम इसका देखेंगे संदर्भ और प्रसंग, जैसे कि हम कविताओं में लिखते हैं उसी प्रकार से हम इसमें संदर्भ लिखेंगे। बाद में इसमें जो इसके जो अंश है इसका क्या प्रसंग है उसे बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र जो इसके रचयिता है के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा के द्वितीय अंक से। आपको अगर परीक्षा के दौरान याद रहा कि ये कौन से अंक से है तो ही लिखिएगा, वरना फिर नंबर कट जाएगा अगर हाईलाइट होगा तो। से उद्धृत है। यह नाटक 1880 में लिखा गया है। जैसा कि मैं पहले जब भारत दुर्दशा नाटक पढ़ा रही थी तब मैं बताई थी कि यहाँ पे जो प्रकाशित वर्ष है ये दो माने जाते हैं, एक 1876 एक 1880। तो आप 1880 भी मान सकते हो, 1876 भी मान सकते हैं। इसमें भारत को एक प्रतीकात्मक नायक भारत के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी गौरवशाली अतीत की स्मृति में डूबकर वर्तमान की दयनीय स्थिति पर विलाप करता है। यानी कि पहले जो हमारा भारत था वो सोने का चिड़िया कहा जाता था, परंतु जो आज का दौर है भारतेंदु जब लिख रहे हैं ये नाटक भारत दुर्दशा, तो जो अंग्रेजी शासन है उन्होंने अपने बल से जो हमारा देश है भारत है उसको लूट लिया है और यहाँ के जो लोग हैं वो विलाप कर रहे हैं। यहाँ पे जो पात्र है भारत उसके माध्यम से भारत यहाँ पे हमारा जो भारत देश है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। नाटक का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासनकाल में भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दुर्दशा का चित्रण करना है। यह भारत प्रतीक पात्र के रूप में बोल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो महाभारत काल की घटना है, श्री कृष्ण का दूत बनकर दुर्योधन ने 5 गांव मांगा। मतलब कि सॉरी, यहाँ पे जो कृष्ण है वो पांडवों के लिए दूत बनकर आए थे दुर्योधन के सामने कि उन्हें 5 गांव दे दो। इस बात की यहाँ पे जो लेखक है वो बता रहे हैं को स्मरण करते हुए अपनी वर्तमान शमशान सी स्थिति पर रो रहा है। यह भाग भारत की करुण पुकार है जिसमें वह ऐतिहासिक विश्वासघात, जयचंद का संकेत और ब्रिटिश शासन की असफल आशाओं को व्यक्त करता है। क्योंकि ये आपके 10 नंबर में आते हैं तो आपको 1 से 1.5-2 पेज तक तो लिखना ही पड़ेगा। तो जितना भी आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं उतना लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर नंबर इसी में बन जाते हैं बच्चों के। अब हम व्याख्या देखेंगे। यह गद्यांश भारत की गौरवशाली विरासत और वर्तमान पतन के बीच तीव्र विरोधाभास को उजागर करता है। नाटककार भारतेंदु ने भारत को जीवंत पात्र बनाकर उनकी दुर्दशा के मार्मिक रूप से चित्रित किया है। भारत अपनी प्राचीन महिमा को याद करता है। यह महाभारत की प्रसिद्ध घटना का संकेत है जहां भगवान श्री कृष्ण, जिनको केशव कहा जा रहा है, पांडव की ओर से दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने दुर्योधन से युधिष्ठिर को मात्र 5 गांव देने की प्रार्थना की, किंतु वीर दुर्योधन ने स्पष्ट शब्द में कहा, सुई की नोक
जितनी भूमि भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। मतलब कि जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक एक सुई के नोक के बराबर भी उनको जमीन नहीं दूंगा। यह भारत की समृद्ध, स्वाभिमान और युद्ध वीरता का प्रतीक है। उस समय भारत इतना शक्तिशाली था कि शत्रु भी उसकी भूमि पर दावा करने से डरते थे। वर्तमान में वही भूमि निर्जन, उजाड़, मृत प्राय हो गई है। शमशान शब्द से भारत की आर्थिक, सामाजिक मृत्यु का चित्रण होता है। गांव सूने, खेत बंजर, जनता भूखी नंगी, कौवे, गीदड़, कुत्ते निर्भय घूमते हैं, जो मानव जीवन की अनुपस्थिति दर्शाता है। मतलब कि जैसा कि इस नाटक में बताया गया है कि जब अंग्रेजी शासन मतलब जो शासक हैं वो भारत में आए, उन्होंने जो भारतीय लोग हैं उन पे इतनी अपना मतलब एक तरह से आधिपत्य जमा लिया कि यहाँ के जो जनता है वो भूखे नंगे मतलब कहीं किसी का रहने का ठिकाना नहीं, जो भूमि है वो बंजर हो चुका है। और जो पहले का हमारा भारत था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसमें चारों तरफ हरियाली होती थी। सभी जो हमारा सामाजिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, नैतिकता है, वो बहुत अच्छे तरीके से होता था। आगे कहा जा रहा, भारत अपने निवासियों की खोई हुई विशेषताओं का विलाप करता है। प्राचीन भारत में लोग योग्य अर्थात कुशल, विद्यमान, सभ्य, परिश्रमी, उदार, दानवी, धनवान, बलवान, मानववान अर्थात स्वाभिमानी, दृढ़चित्त, निश्चयी और सत्यनिष्ठ थे। मतलब कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे। मतलब कि नैतिकता, मतलब जो हमारा मनुष्य के रूप में जो हमारे नैतिक गुण है, सभी कुछ समाहित होता था। ये गुण वैदिक काल से महाभारत तक भारत की पहचान थे, किंतु विदेशी आक्रमणों और ब्रिटिश शोषण ने इन्हें नष्ट कर दिया। यानी कि जब से जो मतलब जो हमारे नैतिक गुण है, ये हमारे वैदिक काल से होते हुए महाभारत तक, जब तक अंग्रेजों का शासन नहीं था तब तक हमारे जो नैतिक गुण है वो था। परंतु जब विदेशी आक्रमण आए, विदेशी सत्ता और ब्रिटिश शोषण जब करने लगे, तो ये सब कुछ नष्ट हो गया। भारत ऐतिहासिक विश्वासघात को इशारा करता है। मतलब कि जो भारत से जिन्होंने मतलब विश्वासघात किया था, जिनके कारण हमारे भारत की ऐसी दुर्दशा हो रही है। यहाँ पे लेखक जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, नाटककार, वो कहते हैं पामर जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर हैं, कहीं मतलब इनके जो रिश्ते हैं वो अलग अलग प्रकार से बताए जाते हैं विद्वानों के अनुसार। परंतु जो यहाँ पे जयचंद है, उनकी पुत्री से इनका स्वयंवर हुआ था, तो इस वजह से इनके मतलब यहाँ पे रिश्ते ससुर के रूप में लिया जा रहा है। यहाँ पे प्रतीक है जिसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। यह मध्यकालीन आक्रमणों एवं तुर्क की शुरुआत का प्रतीक है जिसने भारत को कमजोर किया। भारत कहता है कि यदि जयचंद जैसे विश्वासघाती न होते तो उसकी यह दुर्दशा न होती। अब वह अनाथ हो गया, कोई रक्षक नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जयचंद को एक विश्वासघाती के रूप में लाया जाता है कि अगर अपने ही देश का जो नागरिक है वो विश्वासघात नहीं करता तो आज हमारे भारत की ऐसी स्थिति नहीं आती कि लोग भूखे और बंजर भूमि रहती है। हमारे जो भारत है एक प्रकार से खुशी से भरा रहता था, एकता अनेकता में एकता का जो प्रतीक था, आज सभी लोग भूखे नंगे घूम रहे हैं, कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। और इस पंक्ति में आगे की भी लाइन अगर, क्योंकि जो व्याख्या किया जाता है, आप जो लाइन है उसके अलावा आपको प्रसंग में थोड़ा सा ऊपर के और लास्ट के लाइन जोड़ने पड़ते हैं ताकि जो आपका उत्तर है वो पूरा का पूरा सटीक हो पाए। तो इसलिए आगे का जो लाइन इसमें नहीं दिया है, पर आपको याद रहा तो ज़रूर लिखिएगा। आगे इसमें भारत ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को मतेश्वरी पुकारता है। यानी कि जो हमारा भारत है पूरा, उसका जो कानून व्यवस्था है ब्रिटिश से चलता था, तो इसलिए जो हमारा भारत देश है वो महारानी विक्टोरिया को मातेश्वरी बुलाता था। उनसे रक्षा की याचना करता है। वह कहता है कि अंग्रेजी शासन ने पुस्तकी ज्ञान और सुख की आशा थी, किंतु वह भी असफल रही। विधाता ने सब छीन लिया। अब केवल आशा है कि ब्रिटिश माता अपनों की लाज रखेंगी। यह भारतेंदु की राजभक्ति को भी दर्शाता है, जहां वे सुधार की उम्मीद ब्रिटिश शासन से करते हैं, न कि विद्रोह से। मतलब कि वो विद्रोह नहीं करना चाहते, वो उनसे मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश वहाँ की जो महारानी है विक्टोरिया है, उनको मातेश्वरी कह के पुकार रहे हैं कि अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि जो हमारे
विधाता है, उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया और हमने आशा किया था कि जो ब्रिटिश सत्ता है, वो ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन है, वो हमारी मदद करेगी, परंतु इसके मतलब उल्टा हो गया कि वो हमारा किसी प्रकार से किसी भी चीज़ में हमारी मदद नहीं कर रही है, इसलिए वो गुहार कर रहे हैं, मतलब विद्रोह ना करके। अब हम इसकी विशेष में देखेंगे, विशेष लिखना भी ज़रूरी होता है। प्रतीकात्मकता, ये पूरा नाटक ही प्रतीकों पे मतलब लिखा गया है। भारत नाटक का नायक और प्रतीक पात्र है, वह पूरे राष्ट्र की दुर्दशा का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटिश शासन ने गरीबी, अशिक्षा, उद्योगों का ह्रास, नैतिक पतन स्पष्ट है। ऐतिहासिक संकेत, महाभारत प्रसंग, श्री कृष्ण का दूतत्व, उपसंहार, शांति पर्व, दुर्योधन की चुनौती भारत के स्वाभिमान को याद दिलाती है। जयचंद, 12वीं शताब्दी में पृथ्वी राज की हार का कारण जो विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला शुरू करता है। इस नाटक की जो भाषा शैली है, प्रभावपूर्ण और करुण, हाय हाय, अरे जैसे अव्यय विलाप की तीव्रता बढ़ाते हैं। प्रतीकात्मक, शमशान, सुई की नोक एवं जैसे शब्द गहन अर्थ देते हैं। देशभक्ति, भारतेंदु की हिंदी नवजागरण की भावना, अतीत की गौरव की गाथा से वर्तमान सुधार की प्रेरणा, मतलब कि जो हमारा अतीत, मतलब जो हमारा भारत पहले भारत था, उसका गुणगान कर रहे हैं, और जो वर्तमान भारत है उसके सुधार के लिए गुहार लगा रहे हैं महारानी विक्टोरिया से। आगे है इसका सामाजिक चेतना। नाटक ब्रिटिश नीतियों, जमींदारी प्रथा, उद्योग नाश, शिक्षा की कमी की आलोचना करता है, किंतु सुधार की आशा राजभक्ति में रखता है। यह युग की दुर्दशा का दर्पण है। आपको इस प्रकार से लिखना है, मतलब कि संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या और लास्ट में विशेष। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, ये मैं लेके आई हूँ यहाँ ध्रुव स्वामिनी नाटक से। ये भी पिछले ही पेपर में पूछा गया था, 2024 या 23 के, उसी में से है, और इसका हम देखते हैं किस प्रकार से व्याख्या करना है। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक के तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृतज्ञ और आभासी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञान का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? ठुकराना नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी प्रश्न कर रही है। तो उत्तर अब हम देखेंगे, इसका उत्तर इसी प्रकार से लिखना है। पहले हम संदर्भ प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश छयवादी नाटककार, क्योंकि जो हमारे छयवाद हैं उनके 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद भी हैं, तो इस प्रकार से आप इनका लिखेंगे। छयवादी नाटककार जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक से उद्धृत है, मतलब कि ये जो अंश है ये प्रथम अंक में बोला गया है। नाटक में ध्रुव स्वामिनी मगध सम्राट रामगुप्त की पत्नी है, जैसा कि आप सबने नाटक में पढ़ा है। अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए आत्महत्या करने का निर्णय लेती है। वह कमर से कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास करती है। ठीक उसी समय चंद्रगुप्त, जो रामगुप्त का छोटा भाई है, वहां पहुंच जाता है और उसे रोकता है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कि वह चला जाए, क्योंकि उसने यह क्षुद्र जीवन समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। चंद्रगुप्त कारण पूछता है तो ध्रुव स्वामिनी का यह संवाद कहती है, क्योंकि इसमें का आपको ऊपर के प्रसंग जोड़ने पड़ेंगे, तो ये बताना होगा कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है। यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कह रही है कि जब तुम आ ही गए हो तो आत्महत्या का कारण बताती हूँ। रामगुप्त और उसका आमत्य शिखर स्वामी राजनीतिक प्रतिशोध वंश मुझे शकराज की अंशसायनी बनाना चाहते हैं। शकराज ने संधि शर्त रखी है कि यदि रामगुप्त युद्ध नहीं करना चाहता है तो अपनी पत्नी को उसके पास भेजे। कायर रामगुप्त ने अपने अपमानजनक शर्त स्वीकार कर ली और बलात् मुझे भेजना चाहता है।
मैंने हर प्रकार समझाया पर वही नहीं माना। अतः अपनी मर्यादा बचाने का एकमात्र उपाय आत्महत्या है, किंतु तुम्हारे आने से अब इस निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। मेरा हृदय रामगुप्त के व्यवहार से पूर्णतः असंतुष्ट और अतृप्त है। मतलब कि यहाँ पे जब रामगुप्त है वो युद्ध, मतलब क्योंकि ये बहुत ही विलासी टाइप का रहता है तो युद्ध नहीं करने में सक्रिय रहता है, तो ये जो ध्रुवस्वामिनी है वो उसे शक्रास के पास सौंपने को तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या करने की, मतलब कि जो अपना अस्तित्व है उसे बचाने के लिए ये आत्महत्या के लिए तैयार हो जाती है। तब चंद्रगुप्त आता है और इनका वार्तालाप चलता है। यह विकासोन्मुख कुसुम की भांति अभी खिलने को आतुर है, पर विषम परिस्थितियां पाले की तरह इसे कुंठित कर रही हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या मैं इस तीखी कटार को अपने हृदय में विषैली कीट के डंक की तरह चुभाकर इस असमय जीवन का अंत कर दूं। मतलब कि एक तरह से अभी उसके मृत्यु का टाइम नहीं है, पर वो कह रही है कि क्या मैं अभी मेरा जो एक तरह से मेरा जो कोमल शरीर है उसमें मैं एक डंक की तरह, मतलब कि जैसे कि विषैले डंक की तरह, जैसे कि किसी को अगर सांप काट ले तो उस प्रकार से यहाँ पे कह रही है कि उसी प्रकार से मैं इस कटार से अपने हृदय में विषैली कीट की तरह मार लूंगी, और मतलब मेरा जो अभी टाइम नहीं है मरने का उससे पहले मैं मृत्यु प्राप्त कर लूं। यदि नहीं तो दुर्दशा का पुरस्कार और क्या है। क्या जीवन भर कृतज्ञ, उपकृतज्ञ और आभारी बनकर किसी की अभिमानपूर्ण आत्म विज्ञापन का बोझ ढोती रहूं? क्या यही विधाता का निष्ठुर विधान है? यह जीवन नियति के कठोर आदेश पर ही चलेगा? क्या यह मेरा जीवन भी मेरा अपना नहीं है? क्या मुझे अपने इच्छा से मरने का अधिकार भी नहीं है? यहाँ पे ये चंद्रगुप्त से प्रश्न करती है कि क्या यही विधाता का लिखनी है कि जो मेरा जीवन है उस पर भी मेरा वश नहीं चल रहा है, मतलब मेरे जीवन पे भी किसी और का हक है, मेरा फैसला जो है वो कोई और ले रहा है, मुझसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अब हम इसमें देखेंगे इसका विशेष क्या बताया गया है। चरित्र चित्रण ध्रुवस्वामिनी का स्वाभिमानी, मर्यादावादी, भावुक और विद्रोही स्वरूप उभरता है। वह पुरुष सत्ता की निष्ठुरता का प्रतिकार करती है। कथानक का मोड़, यहीं से नाटक नया मोड़ लेता है। चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी को बचाने के लिए शक्रास के पास स्वयं भेष बदल कर जाता है। काव्यात्मकता, विकासोन्मुख कुसुम में विषैली कीट के डंक, अतृप्त हृदय तीखी छुरी जैसे रूपक छायावादी सौंदर्य प्रदान करते हैं। भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली, सरल, सहज, भावपूर्ण और संवादात्मक। नारी विमर्श, ध्रुवस्वामिनी नारी की स्वतंत्र इच्छा, मर्यादा एवं आत्मसम्मान की प्रतीक है। वह नियति के विरुद्ध विद्रोह करती है। यहाँ पे अब हम देखेंगे ये तीसरा प्रश्न है कथा एक कंस की। इसका जो अंश है वो पढ़ेंगे। सोते में विकराल हाथों की लौ जकड़ और जागते में यम वाहन का चित्कार सा वंशी रव, यह कैसी यातना है, ना सोते चैन ना जागते शांति, जीते हुए मृत्यु और मृत्यु में जीवन। सोने और जागने का अंतर मिट गया है, जीवन और मृत्यु के अंतर रेखा धुंधली पड़ती जा रही है और धुंधल में रूप ले रहे हैं कुछ प्रश्न, मूर्तिमान प्रश्न। क्या हर अत्याचार आत्मयण है? क्या हर अत्याचार आत्महत्या है? यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, तब हम इसका देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध समकालीन हिंदी नाटककार दया प्रकाश सिन्हा के प्रतीकात्मक एवं मनोवैज्ञानिक नाटक कथा एक कंस की से लिया गया है। नाटक में कंस के प्राचीन पौराणिक चरित्र नहीं अपितु आधुनिक पराधीन व्यक्ति, दमित चेतना, सत्ता पीड़ित आत्मा का प्रतीक बनाया गया है। यह अंश कंस का एकालाप और जिसमें पराधीनता की अमानुषिक निरंतर यातना को व्यक्त करता है। नाटक का केंद्रीय भाव गुलामी में जीना मृत्यु से भी बदतर है। यहाँ कंस सोते जागते जीवन मृत्यु के बीच फंसा अपनी स्थिति पर चीखता है और गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाता है। इसकी व्याख्या है,
कंस कहता है कि सोते में विकराल हाथों की लौह जकड़ अर्थात नींद में भी दमनकारी सत्ता के विशाल भयंकर हाथों की लोहे के जंजीरें गले हाथ पैर में कसी रहती हैं। जागते में यम वाहन की चित्कार सा वंशीरव मतलब कि जागृत अवस्था में मृत्यु के वाहन यमदूत की भयावह चीख की तरह बांसुरी का विकृत करुण आतंकपूर्ण स्वर सुनाई देती है। मतलब कि ये जब मतलब सोते जागते इसकी मतलब जब ये सोता रहता है तो उसके कानों में एक बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है जो इसे आतंकित करती रहती है बार बार। और ये भय में ना सो पाता है ना जग पाता, मतलब कि दोनों ही स्थिति में सोते हुए भी भय में रहता है और जागते टाइम में भी ये डरता ही रहता है। यह कैसी यातना है, न सोते चैन न जागते शांति, यह जीते हुए भी मृत्यु है, मृत्यु में जीवन है। मतलब कि जीते जी ही एक प्रकार से मृत्यु है कि हर समय इससे भय रहे कि कब मुझे मेरी जो मृत्यु है वो आ जाएगी। सोने और जागने का अंतर मिट गया है, अब नींद भी जागरण और जागरण भी नींद। जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा धुंधली पड़ती जा रही है। इस अस्पष्टता के धुंधलेख में मूर्तिमान प्रश्न उभरता है, क्या हर अत्याचार आत्मयंत्रणा है, क्यों हर हत्या आत्महत्या है, वो प्रश्न करता है। अब विशेष में हम देखेंगे पराधीनता की निरंतर पीड़ा, यह 24 घंटे की यातना, रात को नींद में बंधन, दिन में मृत्यु भय, व्यक्ति शारीरिक रूप से जीवित मानसिक रूप से मृतक। मतलब कि वो बार बार यही सोचता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका शरीर जो जीवित है परंतु जो उसका मतलब मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं वो डरता रहता है। तो एक तरह से मृतक के रूप मतलब एक तरह से मरे हुए के समान है। प्रतीकात्मक गहनता, विकराल हाथ सत्ता का दमन, लौह जकड़ मतलब गुलामी की अटूट बेड़ियां, यम वाहन की चित्कार मतलब कि मृत्यु तुल भय, मतलब कि यम के जो वाहन है वो आ रहे मतलब कि जो मृत्यु है वो पास आ रही है। वंशीरव, कृष्ण की बांसुरी, मुक्ति का जो प्रतीक है उसका विकृत भयावह रूप, आशा का भ्रम। दार्शनिक प्रश्न, हर अत्याचार आत्मयंत्रणा है, अत्याचार सहना मतलब स्वयं को मानसिक यातना देना। हर हत्या आत्महत्या है, दूसरे को मारना, अपनी मानवता संवेदना आत्मा की हत्या। भाषा शैली कैसी है नाटक की, काव्यात्मक प्रतीकवाद, विकराल हाथों की लौह जड़े, यम वाहन की चित्कार, प्रश्नवाचक शैली, दार्शनिक गहनता, छायावादी प्रभाव, धुंधलेख में प्रश्न, जीवन मृत्यु की अस्पष्टता, एकालाप, आंतरिक संघर्ष का नाटकीय चित्रण, नाटकीय प्रभाव, एक अंश दर्शक या पाठक को झकझोरता है, गुलामी की अमानवीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब हम बात करेंगे इसमें ये लिया गया है आपका जो एकांकी है उत्सर्ग से। तो इसका जो अंश है, पुरुष वही है जो हत्या करे, रक्तपात में हर्षित हो, हिंसा की हंकार में जीवन संगीत बढ़े, निर्मम क्रूर बर्बर अंधा बहरा ऐसा होता है पुरुष व्याकुलता से। हम ऐसे पुरुष क्यों नहीं हैं, क्यों हमसे दूसरों कहेंगे मात्राएं इसमें गलत है, दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, क्यों हम दूसरों को कष्ट में देखकर करुणा से भर जाते हैं, क्यों दूसरों की पीड़ा देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों हम ऐसे दुर्लभ हैं। ये लिया गया है उत्सर्ग से। तो इसका हम देखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध हिंदी एकांकीकार रामकुमार वर्मा की मनोवैज्ञानिक एकांकी उत्सर्ग से उद्धृत है। एकांकी का नायक एक संवेदनशील युवक है, इसमें शायद शेखर है जो नायक है, जो समाज के क्रूर पुरुषत्व की परिभाषा और अपनी करुणामयी प्रकृति के बीच एक गहन मानसिक द्वंद्व में फंसा है। यह संवाद उनका आत्ममंथन है जिसमें वह समाज द्वारा थोपी गई हिंसा आधारित पुरुषत्व की धारणा पर तीखा व्यंग करता है तथा करुणा की सच्ची मानवता सिद्ध करता है। व्याख्या है, वक्ता समाज को उस पारंपरिक परिभाषा पर कटाक्ष करता है कि पुरुष वही है जो हत्या करे, रक्तपात में हर्षित हो, हिंसा की हुंकार में जीवन संगीत जुड़े, अर्थात निर्मम क्रूर बर्बर अंधा बहरा हो।
समाज ऐसे व्यक्ति को ही वीर, बलवान और सच्चा पुरुष मानता है, किंतु वक्ता स्वयं को इससे भिन्न मानते हैं। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो पुरुष एक तरह से हत्या करता है या मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करके, क्रूर करके खुश होता है, तो ऐसे को एक सच्चा मतलब पुरुष का दर्जा दिया जा रहा है। परंतु यहाँ पे जो वक्ता है वह स्वयं इससे भिन्न पाता है। वह व्याकुलता से प्रश्न करता है कि हम ऐसे पुरुष क्यों नहीं हैं, क्यों दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, क्यों दूसरों को कष्ट में देखकर करुणा से भर जाते हैं, क्यों उनकी पीड़ा देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों हम ऐसे दुर्लभ हैं। ये प्रश्न वास्तव में व्यंग्यपूर्ण पुष्टि है कि करुणा, संवेदना मानवता की सच्ची शक्ति है। वक्ता समाज की अमानवीय पुरुषत्व की धारणा को चुनौती देता है। यह स्थापित करता है कि हिंसा कमजोरी का प्रतीक है, जबकि करुणा सबसे बड़ी वीरता है। यहाँ पे बताया गया कि जो हिंसा है वो पुरुष का सच्चा गुण नहीं है, जबकि करुणा एक सच्चे पुरुष का यहाँ पे बताया गया है कि जो वीरता का रूप धारण करता है। अब इसका विशेष है व्यंग्यपूर्ण शैली। समाज की क्रूर पुरुषत्व की परिभाषा पर तीखा प्रहार है। मनोवैज्ञानिक द्वंद्व हिंसा और करुणा में दोनों में कठोरता, संवेदना का संघर्ष। नई पुरुषत्व की परिभाषा करुणा बराबर शक्ति, संवेदना मानवता, क्रूरता, दुर्बलता। इसकी भाषा शैली प्रश्नवाचक, व्यंग्यात्मक, भावपूर्ण और संवादात्मकता है। प्रासंगिकता है आधुनिक युग में जहाँ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की आलोचना हो रही है, यह संवाद संवेदनशील पुरुषत्व की पक्षधारता है। अब अगला बात करेंगे हम यहाँ पे निष्कर्ष। मैं पीडीएफ डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसमें है, ये आपका लास्ट है। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी में दो चार होना पड़ेगा, फिर इसको घृणा कैसे? ये घृणा है। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर पाँव न रखने दो, उसके पास घंटों बैठ सकता हूँ। इसका प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश प्रगतिशील हिंदी एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क की यथार्थवादी एकांकी तौलिए से उद्धृत है। एकांकी का नायक इसमें मधु, और मुझे नायक का नाम याद नहीं आ रहा अभी। वो नायक एक प्रगतिशील, इसमें नायक जो वसंत है, जो इस एकांकी का एक प्रगतिशील संवेदनशील युवक है, जो समाज की बनावटी स्वच्छता, वर्गीय भेदभाव और छंद संस्कृति पर तीखा व्यंग करता है। यह संवाद कथा कथित उच्च वर्गीय समाज की संकीर्ण मानसिकता के विरुद्ध मानवीयता और यथार्थवादी की पक्षधरता करता है। व्याख्या। वक्ता कहता है, मतलब कि यहाँ पे जो मुख्य पात्र है वसंत, वो कह रहा है मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। वह स्पष्ट करता है कि गंदगी से भावनात्मक नफरत नहीं, पर प्राकृतिक रूप से स्वीकार भी नहीं करता। यह सत्य ही स्वच्छता को जीवन का आदर्श मानने वालों की मानसिकता पर कटाक्ष करता है। मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा साफ सफाई पे ही जोर देते हैं घरों में, उन पे ये कटाक्ष व्यंग है। फिर कहता है कि यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी में दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी? अर्थात जीवन यथार्थ है, उसे भौतिक, सामाजिक, नैतिक गंदगी से रोज सामना होता है। घृणा करना, भागना और समझाना और सम्मान करना ही जीवन है। अंत में कहता है कि जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। यह वर्गीय भेदभाव, छूत अछूत, ऊंच नीच की कृत्रिम दीवारों का करारा प्रहार है। मतलब कि यहाँ पे कह रहा कि यदि कोई निम्न वर्ग का, मतलब निम्न जाति का जो अछूत हो, वो अगर द्वार पे आ जाता तो हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई होती है। तो यहाँ पे ये इसी जो लेखक हैं वो इसी जो अपने नायक के द्वारा इसी बात पे कटाक्ष करा रहे हैं, व्यंग करा रहे हैं कि जो हमारा हृदय है वो साफ होना चाहिए। ये वर्गीय भेद, छूत अछूत, ऊंच नीच एक मानव का कृत्रिम बनावटी है कि हम साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं।
वक्ता बाहरी स्वच्छता से अधिक आंतरिक स्वच्छता और मानवीयता को महत्व देते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि हमारा हृदय साफ होना चाहिए, न कि जो हमारा घर है उसे चमकाते रहो, और अगर कोई हमारे मन में जो छुआछूत है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो हमारे मन में मतलब बसा रहे, तो ये सब हटा के हमारा जो हृदय, हमारा जो मन है वो साफ रहना चाहिए। हमें किसी से छुआछूत नहीं करना चाहिए। असली स्वच्छता वही होता है, ना कि हमें घर में जो साफ सफाई करते रहते हैं उसे वो स्वच्छता नहीं मानते हैं। अब हम विशेष में देखेंगे व्यंग शैली, बनावटी स्वच्छता और वर्गीय अहंकार पर तीखा प्रहार, यथार्थवाद, जीवन की गंदगी को स्वीकार करने की समझ, मानवीयता का पक्ष, गरीब की मनुष्यता के रूप में देखना, न कि गंदगी के रूप में, भाषा शैली सरल, बोलचाल की व्यंग्यात्मक, संवादात्मक, प्रासंगिकता, आज भी स्वच्छता अभियान के नाम पर भेदभाव और सामाजिक असमानता पर लागू है। निष्कर्ष, यह संवाद बनावटी स्वच्छता और वर्गीय भेदभाव को ध्वस्त कर मानवीय संवेदना और यथार्थवाद को स्थापित करता है। आज का अमर संदेश है इस एकांकी में, सच्ची स्वच्छता दिल से होती है, फर्श से नहीं। यदि आपको याद रहा तो ही आप उसमें जो नायक नायिका हैं या जो लेखक है उन्होंने क्या बोला है तभी लिखिएगा, क्योंकि उसे आप हाईलाइट करके लिखेंगे जैसे कि मैंने किया है। आप ऐसे ऐसे करके लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा हुआ। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्लास में शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे लिए भी थोड़ा सा कर दिया करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे देख के। थैंक यू सो मच।